गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं इतिहास पाठ्यक्रम संगठन के सोपान कि यानी कि या उपागम, हम इनको उपागम भी कह सकते हैं। तो इतिहास पाठ्यक्रम संगठन को, जो इतिहास का पाठ्यक्रम है उसको रोचक और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपागम हैं या सोपान हैं, उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए हमें कि इतिहास जो एक तरह से कहा जाए कि एक रुचिकर विषय माना जाता था, इसे केवल मनोरंजन के लिए उपयोगी समझा जाता था, जिससे केवल किस्से कहानियों का एक विषय माना जाता था। लेकिन जैसे कि अन्य विषयों की महत्ता थी, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया या उस तरह का उन्हें महत्व नहीं प्रदान था। इसीलिए इतिहास को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थान देने के लिए अनिवार्य था कि उसको रोचक रूप प्रदान किया जाए। इसीलिए 1676 में वैस ने सबसे पहले इतिहास पाठ्यक्रम को रोचक बनाने के दृष्टिकोण से अपनी विचार रखे कि इसको एक रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाए या इसका संगठन जो एक इस तरह से किया जाए कि यह विषय भी केवल किस्से कहानियों का विषय न रहकर या केवल एक मनोरंजन का विषय न रहकर एक उपयोगी विषय बन सके। तो वो कब होगा? जब उसे एक रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि बालक उसके महत्व को समझ सके। दूसरा, 1762 में रूसों ने इस क्षेत्र में खोज की थी कि उन्होंने भी इस क्षेत्र में कार्य किया और विभिन्न प्रकार के जो उपागम हैं उनके बारे में चर्चा की या उसको हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी कि क्योंकि पाठ्यक्रम जितना सुसंगठित ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा उतना ही वह उपयोगी और प्रभावी होगा। इसीलिए अनिवार्य है कि वैस और रूसों ने इतिहास पाठ्यक्रम को सुसंगठित करने के लिए विभिन्न उपागमों से संबंधित कार्य प्रारंभ सबसे पहले इन्होंने ही कार्य किया कि इतिहास पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि वह एक रोचक विषय बन सके, बोझिल या केवल एक मनोरंजनात्मक विषय ना रहे। इसी आधार पर सबसे पहले जो उपागम प्रस्तुत हम देखेंगे वह हमारा है एक समान केंद्र उपागम। एक समान केंद्र उपागम एक समान केंद्र या संकेंद्रीय उपागम। यानी कि अगर हम देखें तो ये एक समान उपागम या संकेंद्रीय उपागम है क्या? तो इस उपागम का प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले प्रेस्टोलॉजी ने किया था। इसका जो प्रतिपादक है वह है प्रेस्टोलॉजी, जिन्होंने इसको शिक्षा जो प्रतिपादन किया था प्रेस्टोलॉजी ने समान केंद्रीय उपागम का, वह मूल रूप से ये जो मूल रूप से उपागम है, मूल उपागम किसका था? शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में इसे मूल रूप से उपयोग में लाने के लिए प्रेस्टोलॉजी ने इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन धीरे धीरे बाद में इसे इतिहास में भी इसके बाद, यानी कि बाद में प्रारंभिक अवस्था में इसको नहीं लिया गया था, बाद में इसे इतिहास में सम्मिलित किया गया। यानी कि इतिहास के पाठ्यक्रम को सुसंगठित करने के लिए इसे बाद में, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यह एक तरह से कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए इसको प्रेस्टोलॉजी ने प्रतिपादित किया था, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसकी उपयोगिता और इसके कहा जाए कि इसके जो है महत्व को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय को भी रोचक बनाने के दृष्टिकोण से इसको सम्मिलित किया गया।
अब बात आती है कि आखिर ये उपागम है क्या, किसे कहा जाता है सकेंद्रीय उपागम। तो यहाँ पर हम एक या दो परिभाषाओं के आधार पर इसे समझेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं गुरुशरण दास त्यागी की परिभाषा। गुरुशरण दास त्यागी, इनके अनुसार, इस योजना के अनुसार इतिहास की, इस योजना के अनुसार इतिहास के अनुसार इतिहास की संपूर्ण बातें प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाती है। वर्ष बढ़ाई जाती है, पीठिका समान रहती है, समान पीठिका समान रहती है। अर्थात यदि हम भारत के इतिहास अर्थात यदि हम भारत के इतिहास को समस्त स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी रूपरेखा समान रहेगी। केवल पाठ्यचर्या में रहेगी। केवल पाठ्यचर्या में संक्षिप्त एवं विस्तृत होने का भेद रहेगा। ठीक है ना। यानी कि अगर हम गुरुशरण दास त्यागी की इस परिभाषा को ध्यान से देखते हैं तो उनकी इस परिभाषा के अनुसार वे क्या कहते हैं कि सकेंद्रीय उपागम या समान केंद्रित उपागम क्या है। इस उपागम में इस योजना के अनुसार, यानी कि इस उपागम के अनुसार संपूर्ण बातें प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाती हैं। संपूर्ण बातें यानी कि जितना भी इतिहास पढ़ाना है वह सारी बातें प्रत्येक वर्ष, मतलब कि प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम में रहेंगी। केवल उनका जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ाई जाएंगी। यानी कि प्रारंभिक स्तर पे जैसे हमने केवल उसका संक्षिप्त परिचय प्रदान किया, उसके ऊपर की कक्षा में जैसे कक्षा 6 में आपने संक्षिप्त एक परिचयात्मक सूचना प्रदान करी, उसके बाद साथ में आप उससे संबंधित और जानकारी को उसमें विस्तृत करेंगे।
उस 8th में आकर और अधिक तथ्यों को एक साथ में उसको प्रस्तुत करेंगे। 9 और 10 तक आते आते और अधिक तथ्य प्रमाणों के आधार पर उसे विस्तृत रूप प्रदान करेंगे, अर्थात कि वह प्रकरण मतलब जो विषय वस्तु है वो समान रहेगी, लेकिन उसके क्षेत्र को विस्तृत किया जाता रहेगा। पीठिका समान रहेगी, यानी कि मूल जो विषय वस्तु है वह समान रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा रहती। अर्थात यदि हम भारत के इतिहास को समस्त स्तंभों पर पढ़ाना चाहते हैं, हर एक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी रूपरेखा समान रहेगी। रूपरेखा में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कहाँ आएगा? पाठ्यक्रम के संक्षिप्त और विस्तृत होने पर फर्क आएगा, यानी कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, समान केंद्रित, यानी कि केंद्र में एक ही विषय वस्तु है, समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला जाता है, यानी कि वह उसी एक दूरी पर चलती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसी केंद्र पर जो विषय वस्तु हमने प्रारंभ में ली है उसी केंद्र पर इसे रखेंगे, केवल इसका क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। यही है समान केंद्रित उपागम विधि, जिसके आधार पर ये कहा जाए कि इसका जो विकास क्रम मतलब इसमें केवल एक ही बात रहेगी कि इसमें ज्ञान का वृत्त बढ़ता चला जाए। जो ज्ञान यहाँ पर ये दिया गया है इस जगह, इस ज्ञान का वृत्त धीरे धीरे स्तर के अनुसार बढ़ता चला जाएगा। उस कोई अन्य विषय वस्तु या अन्य जो है इसकी जो पीठिका है वह समान रहेगी, रूपरेखा जो है वह समान रहेगी। ठीक है। पैथोलॉजी का मानना था कि बालक का मानसिक विकास जो है, पैथोलॉजी ने जो जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था उनका मानना क्या था कि बालक का मानसिक विकास धीरे धीरे बढ़ता है, तो बालक किसी भी चीज को उसी क्रम में धीरे धीरे बढ़ते क्रम में ही समझ पाता है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने इसको यहाँ पर इस उपागम का प्रतिपादन किया, इसी दृष्टिकोण से कि बालक के मानसिक विकास जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो विषय वस्तु भी धीरे धीरे बढ़ाते हुए बालक को सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है। इसकी आलोचनात्मक पक्षों को अगर हम देखते हैं तो ये एक कहा जाए कि बहुत ज़्यादा प्रभावी विषय वस्तु भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी अगर हम आलोचना देखें, इसके विभिन्न पक्षों को देखते हैं, इसकी आलोचना अगर हम देखते हैं तो यह विषय वस्तु पुनरावृत्ति है ना, विषय वस्तु की, ठीक है, क्योंकि एक ही विषय वस्तु बार बार पीठिका समान है, रूपरेखा एक ही है, केवल उसका क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, इसीलिए विषय वस्तु की पुनरावृत्ति है। अच्छा, और अरोचक हो जाती है, क्योंकि विषय वस्तु समान है, तो एक ही चीज को बार बार पढ़ना वह रुचि समाप्त कर देता है, इसीलिए यह अरोचक विधि बन जाती है। उसके बाद में विषय में नवीनता नहीं, विषय में नवीनता नहीं, क्योंकि एक ही विषय वस्तु बार बार आ रही है, इसलिए कोई नवीनता उसके अंदर दिखाई नहीं देती, कोई नई बात उसमें नहीं आ रही। अगर नई बात आती है तो ही बालक रुचि लेता, अब बालक के पास कोई नई बात आई नहीं है, तो इसीलिए वह अरोचक हो जाती, इसीलिए इसमें, और अरोचक होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई नई बात सामने नहीं आ रही, वही बात रिपीट हो रही है। फिर बाद में है एक ही काल पर ध्यान केंद्रित, एक ही काल पर ध्यान केंद्रित, यानी कि एक ही काल को बार बार लिया जाता है, दूसरे अन्य जो काल हैं उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता, या उनको कोई महत्व या स्थान यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि एक ही काल को उठाया गया तो वही चीज आगे लगातार जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट जो आता है, किसी भी स्तर पर इतिहास का पूर्व ज्ञान संभव नहीं, इतिहास का
पूर्ण ज्ञान संभव नहीं। इतिहास का पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही विषय वस्तु बार बार रिपीट की जाती है, जिसकी वजह से अन्य जो उससे संबंधित घटनाएं हैं, तथ्य हैं या अन्य कोई बात है, अन्य किसी क्षेत्र की ऐसी घटनाएं जिसने कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है, उनकी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाती। इसीलिए इतिहास की जो जानकारी है यहाँ पर अधूरी रहती है, पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में आता है अमनोवैज्ञानिक। अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह बालक की रुचि, क्षमता, योग्यताओं के अनुसार ध्यान नहीं रखता है। साथ ही यहाँ पर जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर लेकर जाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना के सिद्धांत का यहाँ किसी तरह का पालन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। ज्ञात से ज्ञात पे ही जाया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं ले जाया जाता। और फिर वास्तविक ज्ञान का अभाव। वास्तविक ज्ञान का अभाव, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान है वह अपूर्ण रहता है, इसीलिए वास्तविक ज्ञान का इसमें अभाव पाया जाता। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है कि सकेंद्रीय उपागम को स्पष्ट कीजिए। ये आपका आज का प्रश्न है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।